दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आईटीआई के निमी प्रीवियस क्वेश्चन के जो थर्ड सेमेस्टर यानी मशीन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस पेपर को अब सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो जितने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आईटीआई में 1 से 8 तक उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दिया हूं, उस पेपर को सॉल्व करा दिया हूं। यदि उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है आपको पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन जो मशीन के थर्ड सेम के हैं उसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी में क्वेश्चन आते हैं, ये आप समझ लीजिए, जो आईटीआई में क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का नाम है इसको बोलते हैं राइजर। राइजर कुछ भी आकार के ऐसे खांचे होते हैं जिसमें से कॉइल आके यहाँ सेगमेंट पर शार्ट किया होता है, यहाँ पास सोल्डरिंग की होती है, तो यह राइजर है। तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर राइजर। तो यहाँ पास आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर आपका। इसमें पूछा है जनरेटर का नाम क्या है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जनरेटर जो दिया हुआ है यहाँ पास आर्मेचर है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक फील्ड वाइंडिंग लगी है और इन दोनों को समांतर क्रम में लगा है एक बाइंडिंग, तो ये हो जाएगा कौन सा, लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दूर से लगा है लॉन्ग है। अब इसमें दिया हुआ है कि ये डिफरेंशियल है कि कम्युलेटिव है, एक दूसरे के डिफरेंस में है इसलिए यह डिफरेंशियल है, अपोजिट है इसलिए यह डिफरेंशियल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसमें बोला है जनरेटर। जनरेटर की जहाँ बात आई तो आप समझ लें कि जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है, दाहिने हाथ का नियम कुछ इस डायरेक्शन में। तो अब जो दाहिने हाथ है तो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, आगे चलते हैं डी नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ये दिया हुआ है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ई बराबर होता है आपका, ई बराबर होता है फाई जेड एन पी। फाई जेड क्या होता है, फाई जेड एन पी पी अपान 60 इंटू ए होता है। यहाँ पास फ्लक्स की दर्शाता है, यहाँ पास चालकों की संख्या को दर्शाता है, आरपीएम को दर्शाता है, ये पोल को दर्शाता है, ये आर्मेचर पथ की संख्या को दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है 60। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पास है। आपके ऑप्शन में यो दिख रहा है, ये यहाँ पास सी नंबर में आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका हो जाएगा ए बी बराबर भी माइनस आई ए, क्या है यहाँ पास आई ए इंटू आर ए वोल्ट, मतलब ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आगे है डीसी जनरेटर में चिन्हित भाग का नाम क्या है। चिन्हित भाग का नाम है, ये पोल शू की बात किया है। जो डीसी जनरेटर में पोल होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक मोल्टेड पोल, एक लेमिनेटेड पोल होता है। जो मोल्टेड पोल होता है छोटी मशीन में उपयोग किया जाता है और जो बड़ी मशीन में उपयोग किया जाता है सू सही लेमिनेटेड पोल है। तो यहाँ पास सू सही लेमिनेटेड पोल चित्र में दिया है तो हम बोलेंगे सू लेमिनेटेड पोल। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डीसी जनरेटर का नाम क्या है।
डीसी जनरेटर का नाम देखेंगे, यहाँ पास आगे चित्र में दिया हुआ है। ये डीसी जनरेटर है, इसमें पूछा है कि इसका नाम क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो इसकी फील्ड है, यहाँ पास ये फील्ड है। इस फील्ड को उत्तेजित करने के लिए यहाँ से हमको ये जो दिख रहा है तो अलग से सप्लाई दिया हुआ है। इस फील्ड को उत्तेजित करने के लिए अलग से हमने डीसी सप्लाई दिया है, तो ये हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। आगे है ये नंबर 8, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करेगा। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो फील्ड का नाम है, इस हम करंट के ये डायरेक्शन के देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब जुड़ेगा तो वो कम्युलेटिव हो जाएगा, और जब घटेगा तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा। तो हम देखते हैं जुड़ रहा तो कम्युलेटिव कहाँ पास है, ये कम्युलेटिव है। आपका डी नंबर ऑप्शन में कम्युलेटिव कंपाउंड दिया हुआ है। कम्युलेटिव को हिंदी में संचयी बोलते हैं, तो संचयी जनरेटर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। जो इसका डीसी जनरेटर का सिद्धांत होता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील जो प्रेरित ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है गतिशील। कैसे गतिशील, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सी नंबर BL/V साइन थीटा। आपका बी नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हो जाएगा। क्योंकि हम जनरेटर के बारे में ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, तो जनरेटर हम देखें तो जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को अनुसार कार्य करता है। ये इसमें नाम लिया होता है पर्सनल, मोटर का नाम लिया होता है, जनरेटर का नाम लिया होता है, फिर ऑप्शन को सोचते इसमें से आपका ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। लेकिन पर्सनल इसमें मोटर या जनरेटर का नाम नहीं लिया है, इसलिए हमको उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे डी नंबर। आपका डी नंबर सही आंसर होगा। ये चित्र दिया है, इस चित्र को पूछ रहा है ये कौन सा भाग है, तो बाहरी भाग है उसका, योक है, तो योक आपका ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। योक किसका बना होता है, बड़ी आकार की मशीन बना होता है कास्ट स्टील के, छोटे आकार की मशीन बना होता है कास्ट आयरन के, उसका ओक। आगे है 40 नंबर, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। इसमें 4 पोल दिया है और बोला है क्या, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये आर्मेचर दिख रहा है, तो इसको हम आर्मेचर लेमिनेशन कोर बोलेंगे। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ये आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसके, फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो आर्मेचर के श्रृंखला, ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है तो फील्ड को उत्तेजित करने के लिए होता है, मतलब उसमें वोल्टेज का निर्माण करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, वोल्टेज का निर्माण करता है। यदि वोल्टेज नहीं रहेगा तो जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वोल्टेज को पहले से स्थापित करने के लिए उसमें कुछ फेरोमैग्नेटिक, मतलब रेजिडुअल मैग्नेट को बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक चुंबकत्व का उसमें मिश्रण डाल देते हैं। कहाँ, इसके
पोल में, फिर इसके ऊपर बाइंडिंग कर देते हैं, फिर इस आर्मेचर को राउंडिंग कराते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, EMF मिलने लगता है। उसमें DC जनरेटर है तो कैसे मिलेगा, DC हमको EMF मिलने लगता है। तो इसलिए होता है इसमें वोल्टेज को निर्माण करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे है 18 नंबर में, DC मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। वो बिंदु है आपका एक कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बीच को ही उस रजिस्टेंस मापता है। तो आपका ये हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर। इस ऑप्शन में देखते हैं ब्रश और कम्यूटेटर कहाँ पास है। ऑप्शन सी में जाएं तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ये आपका आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में पूछा गया है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। वोल्टेज ड्रॉप की बात किया है तो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, ये देखें यहाँ पास से यहाँ ग्राफ देखें तो क्या होता है, यहाँ पास जो आपका वोल्टेज ग्राफ एक हो रहा है, एक यहाँ पास जो है तो वोल्टेज ड्रॉप का है और यहाँ पास आर्मेचर रिएक्शन का है। क्या है, यहाँ पास वोल्टेज ड्रॉप का है, यहाँ पास आर्मेचर रिएक्शन का है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पास वाली चीज़ का नाम पूछा है तो क्या होगा, यहाँ पास जस्ट उल्टा हो गया है। यहाँ पास आर्मेचर रिएक्शन का है और यहाँ पास वोल्टेज ड्रॉप का है। पहले आर्मेचर से रिएक्शन होगा, इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके बाद आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिलेगा तो मिलेगा। तो यहाँ पास क्या है, आर्मेचर, ये आर्मेचर रिएक्शन का पूछा है, आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को देख लेते हैं। आर्मेचर रिएक्शन सी नंबर में आपको दिया हुआ है। आगे है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड, ये जो शंट होता है, शंट कैसा होता है, शंट जो आर्मेचर के इसमें जुड़ा हुआ है तो कौन सा है, इसमें सीधा पूछा है। एक आर्मेचर है यहाँ पास उसके फील्ड में कोई बाइंडिंग जुड़ी है। अब जो पूछा है तो क्या है, यहाँ पास से ये हो गया, ये हो गया। अब जो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग बोलेंगे, शॉर्ट बोलेंगे। आर्मेचर के समांतर क्रम में है तो उसको शॉर्ट बोलेंगे क्योंकि शॉर्ट से जुड़ा है। यदि लॉन्ग से जुड़ा होता तो यहाँ दूर से जुड़ा होता तब ये लॉन्ग होता। लॉन्ग नहीं जुड़ा है, शॉर्ट में जुड़ा है, यहाँ से यहाँ जुड़ा है इसलिए शॉर्ट होगा। तो इसमें देखते हैं शॉर्ट कंपाउंड देखते हैं कहाँ पास है। लॉन्ग तो नहीं होगा, संचय नहीं होगा, विभेदक नहीं होगा, और यहाँ पास लघु, शॉर्ट को लघु बोलते हैं, नहीं पास, या डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आगे चलते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। आर्मेचर कोर पटलित करने का क्या फ़ायदा होता है, जो यदि हम पटलित करेंगे तो उसमें क्या होगा, हिस्ट्रेस पटलित करने से होगा ईडी करंट कम होगी। और उसमें सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने का फ़ायदा होता है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना। तो यहाँ पास क्या है, पटलित कोर करने का क्या फ़ायदा है, लेमिनेटेड कोर करने का ईडी धारा को कम करेंगे। तो इसमें दिया है रिड्यूस द ईडी करंट, मतलब ईडी करंट को हम भावर धारा को कम करेंगे। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध है वो कम होता है। कम का मतलब वो थोड़ा अपेक्षाकृत फील्ड के मोटे तार से बंधा होगा। जो फील्ड है वो अपेक्षाकृत पतला होगा और आर्मेचर वाला मोटा होगा। मोटा रखने से यह है कि उसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो अच्छे से होगा। धारा का प्रवाह क्या होगा, अच्छे से होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, कम, ये गलत हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह अच्छे से होगा मतलब उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो आपका वोल्टेज ड्रॉप ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है
डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों घुमाया जाता है, मतलब उसको क्लॉकवाइज में ही क्यों घुमाया जाता है। क्लॉकवाइज में घुमाने से क्या होता है कि उसका जो अपशिष्ट चुंबकत्व होता है, रेजिडुअल मैग्नेट होता है, वो बना रहता है। यदि उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें तो उसका अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको बी नंबर में दिया है अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। तो अपशिष्ट चुंबकत्व को हम बचाए रखने के लिए हम उसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। आगे है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान किया जाता है। यहाँ घुमावदार आपको दिया है, लेकिन घुमावदार शायद पढ़े हो कि ना पढ़े हो, लेकिन कंपनसेटिंग बाइंडिंग आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो अंग्रेजी विशेष ध्यान देकर पढ़ें। कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों किया जाता है इसमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग होती है वो किस लिए की जाती है, कम्यूटेशन प्रभाव को हटाने के लिए नहीं की जाती, वो की जाती है आपको आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए। ए और बी में ऑप्शन नहीं है। आगे की ओर देखते हैं कि ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन की नहीं है। ये है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए कंपनसेटिंग अर्थात घुमावदार बाइंडिंग की जाती है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के लिए विफल होने का कारण क्या है। जो विफल होने का कारण होता है, मेन चीज़ होता है उसमें क्या होता है, यदि क्रांतिक कोण से ऊपर चला गया, क्रांतिक कोण का मतलब अपने क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला गया, तो वो यहाँ से जब ज़्यादा चला गया, हाँ, तो फिर उसमें वोल्टेज का निर्माण नहीं हो पाएगा। वही बोला है क्रांतिक कोण से यदि ऊपर चले जाता है तो क्या होता है, तो हम बताएंगे क्रांतिक कोण से ऊपर चले जाने पर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वोल्टेज का निर्माण। यहाँ पास पूछा है वोल्टेज का निर्माण, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, वोल्टेज क्रांतिक कोण से ऊपर। तो आपका सी नंबर ए हो जाए, सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो वो क्या होगा, शंट होगा। चूँकि इस प्रकार कुछ आर्मेचर होता है और आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, मतलब इस प्रकार, तो ये कौन सा हो जाता है, ये शंट हो जाता है। जो आर्मेचर के जो जिसमें तीनों चीज़ समांतर में जुड़े हों, फील्ड, आर्मेचर, लोड, वो शंट हो जाता है। तो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है इसलिए शंट है। ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। जो पोल शू होता है उसका मेन पर्पज होता है कि वो चुंबकीय फ्लक्स को फैलाए, कहाँ, हवा के साथ। यहाँ पास इसका आकार इस तरह उभरा हुआ है, तो क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को भी इस फैलाएगा। इसीलिए इस तरह चुंबकीय पोल शू जैसे जूते जैसे आकार को बनाया जाता है। तो यहाँ पास क्या है, एयर गैप के समान फ्लक्स को फैलाए, मतलब समान फ्लक्स को फैलाए गए, इसलिए उसका आकार पोल शू जैसा दिया जाता है। आगे है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर का स्प्लिट रिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से होता है, ग्राफ देखें तो उसमें जो स्प्लिट रिंग होती है एक दिशा में भेजती है, क्या, एक दिशा में ही उसमें वोल्टेज जाता है। इस प्रकार रहेगा तो एक ही दिशा में वोल्टेज जाएगा, चाहे पल्सेटिंग हो कैसे भी हो, मतलब उस प्लस वाले भाग में ही जाएगी, माइनस वाले भाग में नहीं जाएगी। तो एक दिशा में जाने के लिए मतलब डीसी प्रदान करता है, तो एक ही दिशा में जाता है डीसी। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखें तो एक दिशा प्रदान करता है, एकत्र दिशा प्रदान करता है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर था, बी नंबर करेक्ट आंसर। आगे है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ब्रश बनाने के लिए कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कार्बन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि स्वयं घिस जाता है परंतु घिसने नहीं देता, ऑक्सीकृत नहीं होता, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि कार्बन ब्रश ही उपयोग किए जाते हैं। जो कार्बन ब्रश का दबाव होता है 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कार्बन ब्रशेस का दबाव। तो इस प्रकार होता है, इसमें आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे है इस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर और क्वेश्चन आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस 30 नंबर क्वेश्चन का है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व खो देने का कारण क्या है? यदि रोटेशन उसकी हम गलत पकड़ा देंगे, उसकी डायरेक्शन गलत कर देंगे तो वो अवश्य ही अपने चुंबकत्व खो देगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए।